राजकुमार सुशीम की, राजकुमार सुशीम की, राजकुमार सुशीम की, राजकुमार सुशीम की। अगले चरण में आमने सामने होंगे दो ऐसे बाहुबली, इनके द्वंद्व से दर्शकों में मचेगी खलबली। एक और होगा बाहुबली भवंडर। चपलता तीव्रता जिसका है देखे दिखाता है क्या नहीं, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी होगा चक्रवर्ती कंठ। योद्धा पुराना है या नया, कहना असंभव है तो बोलेंगे। क्या थे इतना कि इसने मल्लू को हराया और सम्राट के समक्ष शीश झुकाया। फिर भी प्रजा करती है इसे पसंद और देखते ही गुंजेगा अंधा है या मूर्ख? चक्रवर्ती चढ़ने ये धर्मापुत्र अशोक ही है। मेरी आंखें से भली बातें पहचानती है। वही संकल्प, वही मनोबल, वही आत्मविश्वास। ये चारुमित्रा जिसने तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर मेरी माँ के प्राण लेने का प्रयास किया, मेरी माँ के प्राण। मल्ल युद्ध आरंभ होता है। क्षण के प्रहार में असाधारण चपलता है, अद्भुत।
शांत और भयक्रांत व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर केवल अशोक ही ला सकता है। ये तो पहले से अधिक सशक्त और दृढ़ संकल्प के साथ लौटा है। प्रजा का प्रिय बनने की प्रवृत्ति गई नहीं अभी तक, पर तुच्छ प्राणी है, कुछ लोगों के हृदय में ही स्थान बना सकता है बस। ये स्थान उचित है, शीघ्र शिविर लगाओ। बेशुद्ध है अभी तक। कल तक उस अशोक से सदैव के लिए दूर हो जाएगी कौरवकी। अब क्या होगा हेलेना? होना क्या है? सब बाधाओं को पार करो, दिग्गजों का संहार करो। अब चट्टानें टकराएंगी, धरती रक्त रंजित हो जाएगी। राजकुमार सुशील की, 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 राजकुमार सुशील की। दो महारथी आमने सामने हैं। अंततः परिणाम क्या होता है? मगध के महायोद्धा के इस महासंग्राम का कल निर्णायक दिन, जब दो योद्धाओं का सामना होगा। महाबली अजय योद्धा राजकुमार सुशील, जिनका कीर्तिमान है कि जिन्होंने अपने विरोधी को जीवित नहीं छोड़ा। दूसरी ओर है चक्रवर्ती चंड, उसने भी सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित किया, पर जीवित रहने किसे मिलती है मगध के महायोद्धा की उपाधि? किसके सर पे विजय का मोर बंधेगा? इसका निर्णय कल होगा। किसके सर पर मुकुट होगा, इसका निर्णय कल नहीं होगा, क्योंकि ये निर्णय तो इस संग्राम के बहुत पहले ही हो चुका था। टकराए वंशज मौर्य के, युद्ध हुआ घनघोर। अपने गुरु के हथियारे को वो कैसे देता छोड़? दो सिंहों के युद्ध में ले जाएगा सिंहासन कोई और। कल की लड़ाई का पूर्वानुमान लगाना कठिन होगा।
सुशीम की शक्तियां मायावी हैं। साधारण मनुष्य की क्षमता से कहीं अधिक बलशाली है वो। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई से जीत नहीं सकती। युवराज अशोक के साथ उनका सत्य, उनका धर्म है, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि सत्य और धर्म की सदैव जीत होती है। युवराज अशोक ने अभी तक सभी को पराजित किया है, क्योंकि उनके अंदर प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला धधक रही है तो उन्हें सहस्र गुना अधिक बल और ऊर्जा प्रदान करेगी जब वो सुशीम के समक्ष होंगे। मैं अपनी मां के अपमान और गुरु की हत्या के प्रतिशोध का अवसर प्राप्त हुआ है, वो इसे ऐसे व्यर्थ नहीं करेंगे। इस लड़ाई को रोकना होगा। हाँ, इस लड़ाई को रोकना होगा, और अगर कोई इसे रोक सकता है वो है देवी धर्मा। इसी समय उनके पास जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें लेकर आओ। परंतु आचार्य, हम तो यही चाहते थे कि युवराज और सुशीम आमने सामने हो। यही हमारी योजना थी और हम इसी के लिए प्रयासरत थे। फिर अचानक ये कहना कि ये समय तर्क वितर्क का नहीं है। शीघ्र जाओ, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए, खंड भारत का स्वप्न बिखर जाए। हमें देवी धर्मा के माध्यम से उस महासंग्राम को रोकना होगा। जी आचार्य। क्या समाचार लाया? वो बहुत शक्तिशाली है, अब तक पराजित नहीं हुआ। लोगों के बीच धारणा है कि चंड ही अशोक है। अगर ये सत्य है तो इसका अर्थ ये है कि बिंदुसार का पुत्र अशोक जीवित है। नालंदा में हो रही मगध के महायोद्धा प्रतियोगिता के अंतिम और निर्णायक चरण तक पहुंचना किसी भी साधारण योद्धा के लिए संभव नहीं है। और सबसे विशेष बात यह है, योद्धा रणभूमि में भी नैतिकता का अनुसरण कर रहा है। अपने प्रतिद्वंदियों को इसने मारा नहीं, सबको जीवन दान दिया। गुप्त सूत्र इस बात की पुष्टि तो नहीं कर पाए हैं, पर इसके लक्षण देखकर किसी को भी संदेह नहीं है कि ऐसी करुणा यदि किसी योद्धा में है तो वो अशोक ही हो सकता है। अर्थात मेरी पुत्री की अनुभूति सही थी। अशोक मरा नहीं, अशोक मरा नहीं था। अशोक आचार्य, रानी धर्मा को मल्लयुद्ध के विषय में बताना ही था, तो फिर छुपाया क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य कभी भी अशोक और सुशीम के अखाड़े में भिड़ंत कराने का था ही नहीं श्रीपद। देवी धर्मा इस प्रतीक्षा में है कि जब तक अशोक अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पा लेता, वो उसे पाटलिपुत्र नहीं लौटने देंगी। और वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि पाटलिपुत्र से दूर रहकर अशोक का क्रोध कभी कम नहीं हो पाएगा। उसका गंतव्य है, उसका लक्ष्य है पाटलिपुत्र। और अब वो तैयार हो या ना हो, पाटलिपुत्र को शीघ्र ही उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। उसे लौटना होगा। इसीलिए मैंने अशोक को इस प्रतियोगिता में आने दिया, ताकि ये उसके पाटलिपुत्र लौटने का निमित्त बन सके। देवी धर्मा कभी पाटलिपुत्र नहीं जाती, इसलिए ये प्रतियोगिता एक अवसर के रूप में सामने आई, और इसी से अशोक का पाटलिपुत्र में पुनरागमन का मार्ग खुलेगा। अब समझ गया मैं आचार्य। परंतु जब तक देवी धर्मा नहीं आ जाती, हमें सतर्क रहना होगा। अशोक ने सुशीम का सामना करने के लिए मल्लयुद्ध प्रतियोगिता तक प्रतीक्षा करने का निर्णय भले ही ले लिया हो, पर सुशीम, मुझे भय है, सुशीम प्रतीक्षा नहीं करेगा। वो बल से, छल से, किसी भी तरह अशोक को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। चल लीजिए। बेइज्जत करने की योजना है, ताकि अशोक नालंदा से चले जाए और मैं उससे मिल ना सकूं। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, मैं विवश हो गई थी, बहुत डर गई थी उस समय। यदि ऐसा था तो विष दे के प्राण ले लेती मेरे।
अशोक से विलक करने का प्रयास करके तुमने मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई, मेरी आत्मा पे आघात किया है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। मेरा दुख, मेरी तड़प, मेरी व्याकुलता मां से अधिक तुम जानती थी। तुम्हें भली भांति ज्ञात था मेरे 10 वर्षों की तपस्या फलीभूत होने वाली है। तभी तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने सखी नहीं बहन माना था। क्या मैंने कभी तुम्हें अपमानित किया, तुम्हें चोट पहुंचाई, जो तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया? मेरे स्नेह में क्या कमी रह गई थी बेला, जो तुमने बहन सा नहीं, मित्र सा नहीं, एक शत्रु सा व्यवहार किया? तुम्हारे इस घृणात्मक कृत्य से मैंने अशोक से मिलने का अवसर तो खोया ही, साथ साथ अपने बचपन की सबसे प्रिय सखी, उसे भी आज पूरे जीवन के लिए खो दिया। विश्वास प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। विश्वास तोड़ने के लिए एक पल, एक कृत्य बहुत होता है। जो तुमने मेरे साथ किया, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर भी दूं। विश्वास दोबारा कभी नहीं करूंगी। मुझसे जितनी दूर हो सके चली जाओ और भूल कर भी मेरे सामने मत आना। आपका आदेश सर, आंखों पर मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, परंतु जाने से पूर्व अपनी भूल सुधारने का एक अवसर दे दीजिए। विश्वासघात के प्रायश्चित का एक अवसर दे दीजिए। भोजन देखकर केवल एक ही बात स्मरण हो रही है, सादा जीवन और उच्च सोच। भोजन में नमक की मात्रा थोड़ी कम है, थोड़ा और नमक होता तो भोजन स्वादिष्ट होता। धन्यवाद। कच्चा पिसा हुआ लहसुन और नींबू का रस अगर मिल जाए तो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। जितना खाओ मन से खाओ, तभी तन को लगता है। मैं भी लेकर आता हूं। घर से निकलने के पश्चात ही मां के हाथ के बने हुए भोजन का महत्व समझ में आता है। नींबू के रस में भी इतना समय भविष्य दृष्ट था।